दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क दस्तक सभी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों मणिपुर पर तो हम बात कर ही रहे हैं। आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे अलग अलग एंगल से उस पर जो है कार्यक्रम देखें और आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। एक मुद्दा आज फिर एक और है कि उस पर जब तक मैंने लास्ट पिछली बार जब चेक किया था, अपडेट लेने की कोशिश की थी, तब तक तो हमारे संसद में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है। ये एक जो अपडेट लास्ट मैंने चेक किया था तो ये मेरे पास था। और दूसरी ओर ये है कि कांग्रेस की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, अब वो आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर में थी। और ग्वालियर जो कि वो चंबल का इलाका है पूरा, और झांसी जो है उससे बहुत करीब है। और ग्वालियर जो है वो अपना अलग सा ही एक उसका एक रंग है, रूप है, मिजाज है। वो पानी जो है कुछ अलग है। और वहां जाकर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आज लोगों को जो संबोधित किया है, मेरी आदत ये है बतौर जर्नलिस्ट कि मैं राजनीति में नेताओं के बिहेवियर पैटर्न को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते हुए समय जो उनके हाव भाव होते हैं, उनके जेस्चर जो होते हैं, मैं उनको बड़ा बारीकी से इसको ऑब्जर्व करने की, उसका निरीक्षण करने की कोशिश करता हूँ। वो जो है ना, वो बड़ी छोटी छोटी बातें होती है। उस नेता की ऑरा उस समय कैसी दिख रही है, उसका वो सब पता चलता है अगर आप ध्यान से ठीक से देखो। और अगर आप हमारे क्षेत्र में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आदमी जो है एक अच्छा निरीक्षक बन सकता है, ऑब्जर्वर बन सकता है। तो मेरी ये आदत रही है कि मैं सिर्फ जो दिख रहा है, मतलब कि जो बोला गया वो सुन लिया, या जो देख रहा है वो मान लिया, वो उससे मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। तो मैं जिस तरह से वो दिखाया जा रहा है और जिस तरह से वो बोला जा रहा है, तो उसके पीछे का जो मामला है, वो व्यक्ति के उस समय के बर्ताव से जानने की, समझने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिन शब्दों का वो चयन कर रहे हैं, जो हाव भाव और भाव भंगिमाएं वो दिखा रहे हैं, मैं उस पे एक कार्यक्रम कर चुका हूँ। आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा होगा तो हमारे वीडियो सेक्शन में आप उनको जरूर देख पाएंगे। तो जब वो उनका मैं बॉडी लैंग्वेज का जब मैं अभ्यास करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, तो पता ये चलता है कि वो अंदर से कहीं हिले हुए हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो एक तिकड़म चलाया था भावनाओं के साथ खेल के, देश की जनता के, वो फिर भावनाओं के साथ खेलने के अलग अलग एंगल हैं। मैं इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली बात, 80-20 वाली बात को ही बात नहीं लेके आ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे, वो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में, काला धन वापस से लेके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, 2 करोड़ का रोजगार और पता नहीं क्या क्या, ये सब जो है वो भावनाओं से खेलने की बात थी। ये भी कोई सिर्फ यही नहीं है कि अपने कॉम्युनल टेंशन अगर आप क्रिएट कर देते हो तभी आप भावनाओं से खेलते हो। ये सब भी तो हमारी भावनाएं हैं, है ना। पानी, बिजली, सड़क, रोजगार और एक अच्छी जीवन शैली, स्वास्थ्य, वो जो प्रॉमिस अगर होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारी भावनाओं के साथ कोई उनको जो है छू रहा है, इसका मतलब भी यही होता है। तो वो उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कुछ लफड़ा है। जो मैं जितना, मतलब कि उनके नजरिए से देखूंगा तो उनको लगता होगा शायद कि मामला हाथ से फिसल रहा है। जो एक समय उनका हर एक निर्णय मास्टर स्ट्रोक माना जाता था, अब वो हर एक उनकी जो चुप्पी है वो उनके लिए बड़ी घातक सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। शायद उनको ये एहसास है, तो उनके बर्ताव में ये दिखता है। दूसरी ओर में जब ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या, मैं जो उनको अगर अभ्यास करता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उनमें बड़ा एक एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि अद्भुत तरह का बदलाव नजर आता है। बड़ी पॉजिटिविटी नजर आती है।
चेहरे पर मुस्कान सबसे पहली बड़ी बात होती है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखिए और ये भाई-बहन जो हैं, प्रियंका हो या राहुल हो, उनका चेहरा देखिएगा। एक जो है हमारे प्रधानमंत्री, वो हमेशा जब देश में रहते हैं, रौद्र स्वरूप में रहते हैं। मतलब कि जैसे पता नहीं कब किस पर जो है वो टूट पड़ेंगे। ऐसा गुस्सैल चेहरा रहता है। अगर किसी वो वंदे भारत को अगर हरी झंडी भी दिखानी हो, तो झंडी हाथ में पकड़े हुए खड़े आपको देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, जिसमें आपको देखेंगे आप कि खड़े हुए हैं, लेकिन चेहरा बहुत गुस्से से भरा हुआ है। मतलब कि लगता है अभी फूट पड़ेंगे किसी पे। उतना गुस्सा उनका, आक्रोश पता नहीं किस चीज़ का, और तने-तने से दिखते हैं बिल्कुल, जब यहाँ हिंदुस्तान में होते हैं। बाहर जब जाते हैं, जब बाहर जाते हैं तो दूसरे देशों के जो मुखिया होते हैं, इनको इस तरह से गले मिलते हैं कि लगता है कि इनके गले पड़ रहे हैं। ये भी आप देखिएगा। वो जो उस किसी और देश का जो मुखिया होगा, उस समय उसके चेहरे के हाव-भाव को देखिएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाव-भाव को देखिएगा। इतने इतने प्यार से इस देश में आपने कब देखा होगा कि वो किसी को गले मिले हो? मुझे याद नहीं, आपको अगर याद हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपनी याददाश्त दुरुस्त कर लूँगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ा फ़र्क है ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो एक एक जो ऑरा बदलता हुआ देख रहे हैं, बातचीत करने का तरीका, चेहरे पर हमेशा मंद-मंद मीठी मुस्कान और किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं है, कोई क्रोध नहीं है और दिखता है कि भई वो प्यार से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आप ठीक से इसको ऑब्ज़र्व करें तो आपको समझ में आ जाती है। तो ग्वालियर में पहुँची और वहाँ एक जन आक्रोश रैली या तो सभा कह दीजिए उसको, उसका आयोजन किया गया था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो उसी इलाके के राजा महाराजा माने जाते हैं। सिंधिया परिवार, उनका वहाँ राज हुआ करता था और जिस तरह से 2019 में फिर वो पलट के बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। तो वो नाम दिया गया है जन आक्रोश, क्योंकि लोगों का आक्रोश है कि भई ये सिंधिया साहब जो छोड़ के चले गए उसके खिलाफ आक्रोश है, इस तरह से बात है। तो मामला पूरा ये था, लेकिन उसमें हमने जो बातें सुनी, हमको लगा कि ये इस पर जो है आज एक खबर बनानी चाहिए और आप तक पहुंचानी चाहिए कि वो जो परिवर्तन देख रहा हूं मैं, बातचीत से लेके और मुद्दे कैसे पकड़ना, कौन से चूज करना और उसको किस तरह से बिना किसी कड़वाहट दिखाते हुए लेकिन बिल्कुल ठोस तरीके से जनता के समक्ष रखना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है, जो मैं राहुल गांधी में भी देख रहा हूं और प्रियंका गांधी में देख रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने भी अब जो है ये सब सीखा है कि अगर किसी प्रदेश में जाए जो वहाँ की कोई बोली हो, तो उस बोली में शुरुआत कर दें, तो लोगों से आत्मीयता जो है तुरंत आपका एक नाता जो है वो जुड़ जाता है। तो उन्होंने भी शुरुआत कुछ यहीं से की, तो मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। सब भैया बहनन, आपको हमारी राम राम। मैं आज ग्वालियर चंबल में आई के बड़ी खुशी भई। मैं पहले भी पीताम्बरा मैया के दर्शन को आई हती। मोई दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती। उनने मोए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी खूब सुनाई हती। मैं बचपन में तुम्हारे क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियां पतो है। इतने दूर दूर से आई मेरी बहनन और भैया, आप सब लोगों का धन्यवाद। तो ये देखा, मैं जो कह रहा हूं वो एक बड़ी सहजता है, सरलता है और कोई तना हुआ चेहरा नहीं है। कोई ये नहीं है कि मैं अभी 5-50 को तो ऐसे ही निपटा दूंगा वाला जो क्रोध वाला, गुस्से वाला चेहरा होता है, पता नहीं किसको ये उनको करना होता है, लेकिन वो जो होता है वो नहीं दिखता आपको कहीं। वो बड़ा एक माधुर्य भरा हुआ है
पूरे व्यक्तित्व में, तो वो आपको असर करता है। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोई क्लासेस करने वाले लोग हैं इसमें, या चलाने वाले लोग हैं इसमें, तो वो भी आपको ये बताएंगे, सिखाएंगे कि जो बड़ा बेसिक सा मामला है कि आपका जो बाहरी व्यक्तित्व जो है, जो दिखता है लोगों को, वो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आप जो है, आपको देख के किसी को अप्रसन्नता ना हो, लेकिन प्रसन्नता हो। वो आपको देख के जो है वो थोड़े ऐसा ना सोचे कि ये तो अनअप्रोचेबल व्यक्ति है, या तो बहुत डोमिनेंट व्यक्ति है, या तो थोड़ा सा आप से वो दूर रहने का प्रयास करे आपके व्यक्तित्व को देखते हुए। वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व जो है वो सरलता से और एक तरह से कहें ना कि बिल्कुल अप्रोचेबल अगर लगता है, आप अगर माधुर्य से भरे हो, तो हर किसी को आपसे बात करने का और आपसे जुड़ने का मन होता है। ये एक बेसिक सा मुद्दा है, तो ये इसमें दिखता है आपको। अब यहाँ वो तो उन्होंने कर दिया, वो लोकल बोली में उन्होंने अपनी बात रख दी। फिर जो शुरुआत की उन्होंने वो राष्ट्रीय मणिपुर से की, नरेंद्र मोदी साहब का जो जिस तरह का राजनीति करने का तरीका है उससे की, और फिर धीरे धीरे वो कहाँ गई। तो मैं उससे पहले, अब मैंने कहा शुरुआत से ही चलते हैं, तो ये जो मुद्दा पहले उसके बाद उन्होंने वो मणिपुर का मुद्दा उठाया, और उन्होंने कहा कि ये इतने समय तक जो चुप रहे हैं, और चुप रहने के बाद भी जो राजनीति उसेड़ लाए हैं अपने वक्तव्य में, उस पर देखिए कि सुनिए कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा। 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला, और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। उसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, मुझे लगता है कि ये इसको सुन के, मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं अभी, उसके बाद बात करेंगे, पर उन्होंने ये एक बयान दिया कि देश में अगर राजनीति होती है, वो राजनीति का स्तर बनाए रखना, वो जिम्मेदारी जो है देश के मुखिया की होती है। मुझे लगता है बात बिल्कुल सही है। पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको उसके मेरे जो इसमें विचार है मैं आपसे शेयर करता हूं। आखिर राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। लेकिन 2 दिनों पहले की बात है, विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान 22 पसेरी सबको चोर बोल डाला। इतने वरिष्ठ नेता, अपने अपने प्रदेशों के प्रतिनिधि, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, जिन्होंने आजीवन देश के लिए संघर्ष किया, जिनका देश प्रदेश में आदर है, जो जनता के मुद्दे उठा कर आगे बढ़े राजनीति में, उनका इस तरह का अपमान प्रधानमंत्री जी ने खुद कर दिया। तो ये बात तो है भाई, जो घर में संस्कार कैसे रहेंगे, घर का वातावरण कैसा रहेगा, घर के जो छोटे से बड़े सभ्य जो भी हैं, वो किस तहजीब से रहेंगे और किस तहजीब का पालन करेंगे, वो देखना तो काम जो है घर के बड़े जो होते हैं उनका होता है, घर के मुखिया का होता है। बात इनकी सही है। और प्रधानमंत्री जो है वो कुछ समय पहले वो भी बोल चुके थे, जब वो एनआरसी वाला मुद्दा था, कि इनके कपड़े देखिए, है ना, आपको याद होगा, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा,
और ऐसी बहुत सारी बातें वो बोल चुके हैं अब तक, जो राजनीति में जो एक सभ्यता और एक शुचिता जरूरी होती है, उसका पालन अगर सबसे बड़ा घर का नहीं करेगा तो फिर आप किससे उम्मीद कर सकते हैं, रख सकते हैं कि फिर वो भी करेगा। तो बात थोड़ी इनकी वाजिब मुझे लगी। उसके बाद उन्होंने जो है वो शिवराज सिंह जो सरकार इस बार जो बनी, फिर उस पर उन्होंने एक जो है हमला बोल दिया, वो मैं आपको सुना देता हूं। देखिए, एक बात है, देखिए दो बातें। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है, तो इसकी नियत, इसका नतीजा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है। शुरू से सिर्फ लूट, सिर्फ घोटाले में ध्यान रहा है। ऊपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है। अब आप बताइए, 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है, और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। तो 18 सालों में नेताओं की ये आदत अक्सर हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि सत्ता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी, और जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या जरूरत है भैया? कोई पूछने वाला तो है नहीं। जब समय आएगा ध्यान भटका देंगे, जब समय आएगा दूसरी बातें कर लेंगे जिससे जनता के जज्बात जुड़े हुए हैं। फिर से जनता भूल जाएगी कि महंगाई है, जनता भूल जाएगी कि बेरोजगारी से मर रही है, जनता भूल जाएगी कि किसान खेती नहीं कर पा रहा, कुछ खरीद नहीं पा रहा, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, और फिर से हमें वोट मिल जाएगा। 18 क्या 5 साल और हम सत्ता में रहेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आज मध्य प्रदेश में यही परिस्थितियां हैं। सत्ता की वजह से अहंकार है, सत्ता की वजह से आलस है, और सुन लीजिए, सत्ता का स्वभाव है कि वो इंसान की भी असलियत उभार देती है। ये सत्ता का स्वभाव है। आप सत्ता को एक नेक इंसान के हाथ में दो, वो भलाई करेगा, आपकी सेवा करेगा। आप सत्ता को गलत इंसान के हाथों में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आपके प्रदेश में आज मच रही है। तो आप अब देख रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं, आप मतलब आप भी मेरे साथ ऑब्जर्व कीजिए चीजों को। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए कि जो जिस तरह से वो बात और मुद्दे जो रख रही है। अब यहां तक पूरा चल रहा है पूरा मामला मध्य प्रदेश के संबंधित, ठीक है, चुनाव है वहां पे आने वाले हैं, और वहां तक तो पूरा चला। शिवराज सिंह सरकार को उन्होंने लपेटा, आगे भी कहीं देखेगा, हम लोग देखेंगे कि लपेटेंगी, लेकिन फिर जो है वो आ जाती है सीधा, आप देखिए परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो फिर नेशनल पॉलिटिक्स पे आ जाती है। और उसमें आगे वो जो कहती हैं इसके देश का और राजनीति और राजनेताओं को लेकर जो ये एक रुख इस निवेदन में, इसमें जो सुनाने जा रहा हूं, उसमें जो प्रियंका गांधी ने अपनाया है, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस और दूसरे भी जो जितने भी विपक्ष हैं, और वो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी भी क्यों नहीं, मतलब वो भी तो एक राजनीतिक पार्टी है। हाँ, उसमें वो सड़न लग चुकी है, सत्ता का बहुत जिसे कहते हैं मत चढ़ चुका है, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो देखिए चीजें ठीक करने के लिए कोई भी वक्त गलत नहीं होता है, हर वक्त सही होता है। तो सभी पार्टी के लिए है ये कि आप अगर जो बेसिक इश्यूज हैं उसको अगर आप नहीं उस पर बात करोगे, भाई आपको जब लोग देखते हैं एक ऐसी नजर से कि भाई ये हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा, हमारा भला करेगा, जब ये उम्मीद और अपेक्षा के साथ आपको कोई
प्रदेश की जनता आपको वोट देती है, कोई क्षेत्र की जनता आपको वोट देती है, तो आप क्यों देती है? भाई वो चाहती है कि उनके जो बेसिक इश्यूज हैं वो सॉल्व हो। आप तो कुछ दिखाते हो, फिर बात कुछ अलग ले जाते हो, बात कुछ और करते हो, जिनका उन बेसिक इश्यूज से कोई लेना देना होता नहीं है। तो वो बड़ी गलत बात है जो राजनेता करते हैं। और अगर ये पॉलिटिक्स जो प्रियंका गांधी अभी जो कहने वाली है, अगर इस तरह से चलेंगे तो मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन और या कोई भी उम्मीदवार हो, कैंडिडेट हो, वो सही रास्ता होगा। तो सुनिए वो क्या कह रही है। पहली बात आप सुन लीजिए कि वो कह रही महंगाई मुद्दा है, बात महंगाई पे होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहां खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूं। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूं कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूं कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहां आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूं, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूं। मैं वो बात कर रही हूं कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं, उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, सबसे बड़ा बोझ इन पर है, समाज का बोझ, महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठाती हैं सबसे ज्यादा। आज रसोई के लिए सामान खरीदना है, तेल खरीदनी है, वो भी नहीं मिलती। गैस का सिलेंडर मिलता तो था, उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है। आज आपको खरीदने जाना है तो 1000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। बच्चों की परवरिश कैसे होगी? सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहां से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है, लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? आज ये है आपकी परिस्थितियां। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहां आकर मैं फिजूल की बातें करूं, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है, कि महंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है। ये जो अंत में कुछ वाक्य बोली हैं प्रियंका गांधी, ये बड़े महत्वपूर्ण थे। बेफजूल की बात करने नहीं आई हूं और नहीं करनी चाहिए, किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए। किसी की आलोचना भी कर सकती थी, जैसे उन्होंने कहा कि 10 मिनट
वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोल सकती थी 10 मिनट, नरेंद्र मोदी साहब पर बोल सकती थी 10 मिनट, शिवराज सिंह चौहान की निष्फलता विफलता पर बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नेता का काम ये नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात बोली। आप जो है कादर उछालते रहो, कीचड़ उछालते रहो दूसरों पे, और कहीं कुछ नहीं है तो फिर आप चले जाओ नेहरू के ऊपर या फिर उससे भी पीछे, और जो है भूतकाल में जाकर कुछ ऐसे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो कि जिससे आपकी जो नाकामी है महंगाई को कम करने को लेकर, बेरोजगारी को कम करने को लेकर, और जैसे मैंने कहा कि और भी जो मूलभूत हमारे मुद्दे हैं उन पर न काम करने को लेकर आपको जो जवाब देना पड़ेगा वो आप नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो कह रही थी प्रियंका गांधी, बहुत सही बात की थी। बेफिजूल की बात का मतलब नहीं है, उससे देश की जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। नेता को जाके बात करनी पड़ेगी कि महंगाई क्यों है, जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने जो है वो बेरोजगारी पे भी बात कर दी। ये भी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात है, इसको जरा आप सुनिए। कि एक ऐसी सरकार क्यों है आज हमारे देश में जिसने पूरी की पूरी देश की संपत्ति एक या दो बड़े बड़े बिजनेस वालों को बेच दी, जहां से आपको रोजगार मिलता था। उन कंपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सौंपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आपको रोजगार कहां से मिलता था? पीएसयू से मिलता था, बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनी थी उनसे मिलता था। आपको रोजगार खेती की कमाई से मिलता था, आपको रोजगार सेना से मिलता था, आपको रोजगार छोटे छोटे व्यापार से मिलता था। आज परिस्थितियां क्या हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो सारी सौंप दी इन्होंने अपने दोस्तों को। सेना की भर्ती का क्या किया अग्निवीर का आप जानते हैं। आपका ये जो क्षेत्र है ग्वालियर का क्षेत्र, रानी लक्ष्मीबाई जी का क्षेत्र है, यहां से तमाम वीर जवान जाकर हमारे सरहद पे खड़े होते हैं। आप जानते हैं सबसे अच्छी तरह कि जब से अग्निवीर की स्कीम आई और 4 साल की सेना में भर्ती कराई गई, तब से क्या स्थिति है। मैं कुछ हरियाणा के नौजवानों से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग से ही लोग वापस जा रहे हैं घर। तो कहते हैं कि हम इतनी ट्रेनिंग, इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर किस लिए रहे हैं। हम इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल बाद हम बेरोजगार होकर वापस आ जाएं, और जब घर आएंगे तो सरकार ने ये परिस्थितियां बना दी हैं कि घर पे भी किसानी से चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं कि किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे। तो घर आकर क्या करेंगे? वहां भर्ती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं, माँ बाप मेहनत की कमाई से उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। कोई 10,000 के ट्यूशन, कोई 20,000 के ट्यूशन करता है, और फिर देखिए पटवारी के इम्तिहान में किस तरह से घोटाला हो गया। तो इन चीजों का समाधान क्या है? तो ये कुल मिला के जो मुख्य मुख्य अंश थे प्रियंका गांधी ने जो संबोधित किया ग्वालियर में जनसभा को, वो मैंने आपको सुना है। और अब इनको सुनकर और मैंने जो आपके समक्ष बात रखी, जो एक अवलोकन मेरा है, जो एक आकलन है मेरा, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। उसको सुनकर देखकर आप क्या सोचते हैं, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। आप हमारे ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें अगर आप लिख के बता दें। और मैं फिर से एक बार कह देता हूं कि मुझे उस जो एक घटक है उसकी चिंता नहीं है जो बेचारे पैसे लेके कुछ भी लिखते हैं, वो तो ठीक है। मैं उन जेन्युइन व्यूअर्स जो है उनसे हमेशा कनेक्ट होना चाहता हूं, और उनका जो भी जेन्युइन अभिप्राय हो वो मुझे बिल्कुल जो है वो स्वीकार्य होता है, चाहे वो मैं जो कहूँ उससे सहमत हो या ना हो। तो बस वो लिखें आप और हमको बताएं आप क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, और हमने आपसे जो बात की उसको लेकर आपकी क्या सोच है। और फिर अगर हमारी बात आपको अच्छी और सच्ची लगती हो तो इस कार्यक्रम को जो है आप
लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना आप शेयर करें, और अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो अभी करें, और कर लिया है तो बहुत बढ़िया, अपने आसपास के लोगों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।